वेलकम बैक। मैं लवकेश साह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपके ईवीएस पैड जो क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अधिगम उद्देश्य का, कि हम लर्निंग किस लिए करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा है अधिगम उद्देश्यों की पहचान, आपको ये पता करना है कि हम यदि कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उससे हमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला भी जरूरी है, दूसरा जरूरी है, तीसरा है कार्य विश्लेषण, कि आपने जो भी अधिगम किया या फिर जो भी आपने सीखा, ठीक है ना, नियोजन के सिद्धांत में, तो जो कार्य आपने किया उसका विश्लेषण एनालाइज करना कि इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या नुकसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए बी और सी, यहाँ पर ए बी और सी लिखा होगा यहाँ पर लास्ट में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, इन तीनों की जरूरी है, फिर तीनों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है। तो रुचि आप कैसे कैसे लेते हैं, जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको रुचि आती है। कोई ऐसी कहानी जिसमें इंटरेस्ट, जिसमें आपको कुछ रहस्य के बारे में पता चले, ठीक है ना, कोई साइंटिफिक कहानी हो, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन आप पहेलियाँ, पहेलियों से भी आप में रुचि क्रिएट होती है। और तीसरा ऑप्शन आपका कविताओं में भी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, जैसे वो एक रिदम में गाते हैं उनको। तो यहाँ पर ए बी सी आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण या अधिगम लक्ष्य निर्धारित करके कराया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका, जब शिक्षार्थियों को यह मालूम होता है कि क्या लक्ष्य है तब उन्हें अधिगम में रुचि आएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका, निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के अंतर्गत आप कोई नहीं, पहले से आपने डिसाइड कर लिया कि कोई उद्देश्य है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव है किसी चैप्टर को पढ़ाने का, या कोई अधिगम का जो लक्ष्य है हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लर्निंग है। ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ये कहने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड ऑप्शन आपका ये कि पहले से ही हमें मालूम होता है लक्ष्य, और तभी अधिगम में रुचि होती है आएगी। अगर हमें पहले से लक्ष्य पता हुआ कि हम डाइट क्यों कर रहे हैं, टीचर बन जाएंगे, तो हमें पहले से इस बात का पता है कि हमें हमारा जो लक्ष्य है वो टीचर बनना है, तो इससे इंटरेस्ट आएगा जो हमारा ये पढ़ने में। तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखें केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, और तीसरा है केवल ए और बी, और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर आपका थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर बी भी होगा, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध आवर्ती का सिद्धांत से। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, आप किस मतलब आप किसी चीज़ को कितनी बार करते हैं, ठीक है ना, बार बार करना किसी चीज़ को, कि इसकी आवर्ती कितनी बार है हुई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका यह शिक्षण को स्थायी बनाने में लाभकारी है। यदि आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका, विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल का आवर्ती होना चाहिए, कि यदि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसको जो रिवीजन है उसको कितने टाइम पीरियड के बाद करना है। जैसे आपने कोई आज चैप्टर पढ़ा तो आप 5 दिन बाद उसको फिर से पढ़िए, 5 दिन बाद फिर से पढ़िए, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपने दे रखा है केवल, यहाँ पर ए होगा, केवल ए। दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा है ए और बी, और चौथा ऑप्शन आपका ना तो ए होगा ना ही बी होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है थर्ड सही, ए और बी दोनों ही सही है क्योंकि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है। या इंडिविजुअल जो डिफरेंस है आपकी बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सीखने की क्षमता, कि बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है। कोई बच्चा कम एज में ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहा है, और दूसरा बच्चा उसी एज का है लेकिन वो उसको इतने अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण है। दूसरा ऑप्शन है इस तरह के वातावरणीय कारक, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, कैसे माहौल में रहते हो, किस सोसाइटी में रहते हो, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस में। तीसरा है जन्मजात कारक, जन्मजात कारक में हो सकता तो कोई डिजीज़ हो सकती है जिससे बच्चा ग्रस्त है और जिसकी वजह से उसकी लर्निंग में बाधा आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCF 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। जो थीम है जो हमारी EVS की, वो तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक में आपकी जो बुक है EVS की दे रखी है, और उसमें 6 थीम पर फोकस किया गया है। तो कौन कौन सी है। पहला है परिवार, दूसरा है मित्र, तीसरा भोजन, आवास, जल और यात्रा। तो यहाँ पर जो सभी दे रखे हैं सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ठीक नहीं है, यहाँ जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी हैं 6 थीमों के अंदर।
तो यहाँ पर जो है ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें शब्द दे रखे हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका ऐसा है ABCDEF। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो और उनमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। आपको आपके जो करिकुलम है, आपके जो आपका जो करिकुलम है उसमें मैं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो ऐसे चैप्टर में इंक्लूड करने या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे काम करना जिससे बच्चा लोकतांत्रिक की जो परिभाषा है या फिर लोकतांत्रिक का जो महत्व है या लोकतंत्र का क्या मूल्य है, इन चीज़ों को समझ सके और उनमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले, और ताकि उस सामाजिक मूल्यों का भी बच्चे में इसको बढ़ावा मिले। यह कथन या शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है? आवर्ती का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है और नियोजन का नहीं है। ये आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत के अंदर इसको रखा गया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए कि बच्चों में एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड है कितनी नॉलेज है, बच्चे कितना समझते हैं अपने पर्यावरण को, निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा? आप ऐसा क्या करोगे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को पर्यावरण पर लिए कहना एक निबंध लिखने के लिए। अच्छा, बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना है, ठीक है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, तो हम इसे कट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन, जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछने। आपको सामान्य प्रश्न पूछने के बच्चे आप जो उसमें खेले हो मिट्टी में या आपने कोई पतंग उड़ाई है, कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे कि पानी से आपके रोज नहाते हो, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन जो जिनका बच्चे खुद जवाब दें। फिर जैसे जैसे आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा खुद ही अपनी तरफ से भी इंक्लूड करके जो उसने बच्चे ने किया है इन चीज़ों से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड या भूमि से रिलेटेड, जो भी उस बच्चे ने काम किया है वो आपको बताएगा कि मैंने इस तरीके से घर में ये काम किया, पानी से मैंने उसको भिगा दिया, इस तरीके से जो भी बच्चा खुद बताएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन तो आपका अच्छा मतलब सही ऑप्शन है अगर हम और उसे कंपैरिजन करें तो। थर्ड ऑप्शन आपका पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना। अब बच्चे छोटे हैं, उनको पर्यावरण के अंदर प्रदूषण का मतलब क्या है बच्चों को यही नहीं पता होगा, आप नहीं पूछ सकते ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। ये ऑप्शन सबसे बुरा है। अब ये समझ नहीं होती है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थोड़ा सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन आपका, बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियाँ उसे पर्यावरण में ही उपलब्ध होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, पर्यावरण के बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती, गलत। बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार और शिक्षक की भूमिका होती है, गलत। और चौथा ऑप्शन, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को तो क्या करना चाहिए? उसने पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना चाहिए, नोट्स तो नहीं कहेंगे। अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहेंगे। सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक है। आज हमने इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। मैंने इससे ही पहले ईवीएस पेडागोजी की और जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस पेडागोजी आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो भी स्टेट टेट एग्जाम है या टीचिंग एग्जाम है उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।